हेलो क्लासेस। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को वीडियोस को आगे फॉरवर्ड शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2। मैंने मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी। आज हम डील कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। एक्सरसाइज 1.2 बहुत सिंपल है और बहुत छोटी एक्सरसाइज है। सबसे छोटी एक्सरसाइज आई थिंक यही होगी। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहता है, ध्यान देना बेटा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रहा मेरा रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो अगर मेरा इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाता है। कोई भी नंबर जिसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो मेरा इर्रेशनल नंबर भी क्या हो गया, रियल नंबर ही हो गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट का ट्रू। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ट्रू। क्यों? क्योंकि हर इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो वो दोनों क्या नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाता है। बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 -2 -3 और -4। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन का हर पॉइंट रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो मुझे बताइए ये नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे, ये नेगेटिव नंबर कहाँ जाएंगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। And the reason will be negative numbers, negative integers will not be considered into this. ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या कर रहा है, वापस उसी पॉइंट पे जाइए कि हर रियल नंबर इरेशनल होता है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे, रेशनल नंबर। कि सर हर रियल नंबर तो इरेशनल होता है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। एग्जाम्पल देके देखता हूं। 2 इज अ रियल नंबर, लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। 2 क्या होता है, रेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। हर चीज का नॉलेज और कंसेप्ट हमें सबका होना जरूरी है। नॉलेज भी होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर भी होने बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, बिकॉज 2 इज अ रियल नंबर बट दैट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि वो क्या है, रेशनल नंबर। तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक बार पढ़िए आप। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर एज इरेशनल। सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं। तो एक बार एग्जांपल कहता है, सर ये माइंड में ऐसी बात आती कैसे है कि सर मैंने देखा सर √3 क्या है, इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल। √6 क्या है, इरेशनल। √7 क्या है, इरेशनल। √8 क्या है,
इरेशनल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे कोई एक गलती हो गई है। वो कैसे? देखिए √2 भी इरेशनल ही है, लेकिन देखिए √1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। √3 क्या √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तीनों मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, तो ये मेरे पास क्या हो गए? रेशनल नंबर। ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। इसका मतलब आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो। सीधा क्लियर भाषा में लिखिए, नहीं सर ऐसा नहीं होता। क्यों? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो लिखिए आप फॉर एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल मांगा है, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने एग्जाम्पल चाहिए? ये लीजिए, √4 is equal to 2 and here 2 is a rational नंबर। सिंपल सा है। अगर कोई बच्चा बोले सर मैं तो एक और एग्जाम्पल दूंगा, दे दीजिए, ये लीजिए, √9 is equal to 3। आपको एक और एग्जाम्पल देना है, दे दीजिए, √16 will be is equal to 4, √1 will be is equal to 1। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया नो, सॉरी। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो अच्छे क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, ये मैंने स्पेस बना दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसके जैसा का जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराऊंगा। इसके जैसे के जैसा एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या बोला गया है? रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब आप सबको पता है सर √5 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, √5 मेरे पास इरेशनल है, और इरेशनल वैल्यू की जब मैं डेसिमल में वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। और नॉन रिपीटिंग को मैं कहाँ तक निकालता रहूँगा और कहाँ तक मैं उसको कैसे डिनोट करूँगा? तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास कंपास, रूलर, पेंसिल, इरेजर नहीं है तो जल्दी से जाइए और लेके आ जाइए। जब तक मैं यहाँ पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ, बनाता हूँ, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कंपास, रूलर, पेंसिल, इरेजर जल्दी से लेके आ जाइए। सो आई होप अब आप लेके आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे पास नंबर लाइन कैसी होती है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। अब मेरे को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है √5 को। तो इसके लिए क्लास आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो इसके अंदर आपको जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम जब आपके अब शुरू हो गया है तो ये लगातार आता ही रहेगा। क्लास 9th के अंदर 2 बार आ जाएगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नाम का एक चैप्टर उसके अंदर आ जाएगा। क्लास 10th में भी आपके 2-3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक 90 डिग्री ट्राइंगल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री ट्राइंगल। 90 डिग्री के ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, और ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। फिर हम जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहला रही है? परपेंडिकुलर। अगर आपको, और जो हमारे जो लास्ट में रह जाएगा दैट इट विल बी बेस। ये क्या हो जाएगी? हमारी बेस।
हाइपोटेन्यूज आपके हमेशा वह साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने वाली होगी और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। आप सबको पता है लॉन्गेस्ट एंगल के सामने हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहती है। फिर इन दोनों के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो क्लास 9 तक तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, आप किसी एक को बेस मान लीजिए, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं है। काफ़ी टीचर्स कहते हैं सर एक को बेस मान लीजिए, एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए। आप मान लोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब क्लास 10th में जाओगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपका ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो एंगल है उसके सामने वाली साइड आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। क्लास 8th के अंदर आपके पास अगर मैथ्स की बुक में आकर एक आधा कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा जरूर रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जरूर आएगा। उसके अंदर हमने बोला था सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे वापस यूज में आने वाला है। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सर किसकी? √5 की। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। √5 की जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है? 5। इस 5 को आप एक बार बाहर निकालिए। जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, √5 को सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कीजिए। कि सर कैसे, समझ नहीं आया? समझने की कोशिश कीजिए, समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी आएगा, देखिएगा कैसे। 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? चेक करते हैं। सर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 तो 5 से बड़ा हो गया, 9 तो 5 से बड़ा हो गया, तो हम लेते हैं 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो हम 5 को ब्रेक कर देंगे, 4 प्लस 1। किस में ब्रेक कर दिया? 4 प्लस 1। ठीक है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। और 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। ये चीज समझ आई आपको? मैंने 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई, 2 और 1। अब इन सारा खेल इन दो वैल्यूज का है, सारा खेल इन दो वैल्यूज का है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हमें क्या करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक चीज करते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा लें। ठीक है, हो गया हमारे यहाँ तक काम। ओके, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, आप इसको स्केल से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर के बाद एग्जैक्ट इट शुड बी 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। नंबर लाइन में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी 2 और एक वैल्यू आई थी 1। तो अब हमें क्या करना है, 0 से 2 हमने ये ले लिया कंसिडरेशन में। ये मेरे पास कितना आ गया 2, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2। अब 2 पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। और अब आप सबको पता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा, नाइन्टी डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक आर कट किया आपने, फिर यहाँ से ये 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, फिर एक आर काटोगे आप 90 डिग्री से और एक आर काटोगे आप 60 डिग्री से, ये ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका 90 डिग्री। इन द सेम वे मेरे को इस पॉइंट 2 पे अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ ओ, इसको मैंने माना ए, क्या माना ए, अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया 60 डिग्री, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे तक आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है सर हमें 90 डिग्री तो बनाना नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्लास 9th के बच्चे को 90 डिग्री बनाना नहीं आता, बहुत गलत बात है। और अगर नहीं भी आता है तो जब हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 11, तब आपको हम 90 डिग्री बहुत अच्छे से बनाना सिखा देंगे। बनाने का तरीका यही है, उस वक्त थोड़ा वापस सिखाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा 90 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिएगा मेरे पास 2 का रोल तो आ गया, अब मेरे पास बचा 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख कर, पॉइंट ए पे रख कर 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करूँगा। कितना, 1 सेंटीमीटर का, और इसको नाम दिया मैंने बी। क्या नाम दिया, बी। देन जॉइन ओ बी, जॉइन ओ बी, मैंने ओ बी को ज्वाइन कर लिया, यस और नो। ये मेरा ओ बी क्या रिप्रेजेंट करता है, √5। ओ बी क्या रिप्रेजेंट करता है, √5। अब सवाल आता है सर कैसे, हमें थोड़ा सा एक बार आप समझा दीजिए। मैंने कोई भी टॉपिक आपका पीछे पेंडिंग नहीं रखेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये आपके पास कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे आपके पास, ओ बी का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ओ ए की वैल्यू थी 2 और ए बी की वैल्यू थी 1। टू का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये आ गया मेरे पास 5। और अगर मेरा स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होगा, ये लाइन पता नहीं जहाँ क्यों नहीं रही है। अब मैं बात करता हूँ जब मेरा ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, अगर ये मेरा स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू √5। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, √5 आ गई, वो मेरा वेरिफिकेशन हो गया। आपको ये करते वक्त साइड में वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अगर कोई मैं थ्योरम यूज़ लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, क्या आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि सर √5 से ये था मिल गया? अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसका रीज़न सुनिएगा। √5 आपको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन पे। कहाँ रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन पे। और अभी आपने कहाँ किया है, हवा में। तब मैं क्या करूँगा, टेक योर कंपस, उसको ओपन कीजिए यहाँ से, ओ से लेके बी तक, फिर इसके यहाँ पे ऐसे आर्क गिरा दीजिए।
ये जो पॉइंट डी है ये रिप्रेजेंट करता है √5 को। ये कंपास को ओपन कीजिए ओ से बी तक और उसे एज इट इज नीचे गिरा दीजिए नंबर लाइन पे। ये मेरा नंबर लाइन पे आ गया। यहाँ से जब मैंने इसको यहाँ गिराया तो ये मेरे नंबर लाइन पे आ गया और ये पॉइंट डी मेरा क्या कहलाया, √5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम इसके जैसा का जैसा एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, हैव पेशेंस, और करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कौन सा क्वेश्चन करें? अब हम क्वेश्चन करते हैं सर √17। मैं करा रहा हूं आपको √17। आई होप आपको ये अगर नहीं दिखाई दे तो इस बार हम दूसरा कलर लेते हैं, दैट इज पिंक। चलो लेट्स ट्राई फॉर द पिंक। √17। √17 का सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? 17 को आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट, स्मॉल क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कीजिए। तो अगर मैं 17 को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास आता है 16 + 1, 16 + 1। तो ये 16 + 1 हो गया। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और ये रह गया मेरे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है क्लास? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे मेरे पास आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लूँगा? 4। अब अगर एक बच्चा कहता है सर अगर मैं नंबर लाइन पे 1 ले लूँ और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दूँ तो क्या कोई डिफरेंस रहेगा? कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप बेस को भी 4 ले सकते हो या फिर परपेंडिकुलर को 4 ले सकते हो। आप ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसी को 4, इसको मान लिया मैंने बेस, इसको मान लिया मैंने परपेंडिकुलर। तो ये मेरे 0 से 4, ये हो गया मेरा O, ये हो गया मेरा A। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर 90 डिग्री ड्रॉ किया। आप सबको 90 डिग्री मैंने ड्रॉ करना सिखा दिया है, यस और नो? 90 डिग्री मैंने ड्रॉ करना आपको सिखा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करूँगा। ये मेरा 1 सेंटीमीटर का आर्क आ गया है। ये मेरे 1 सेंटीमीटर का आर्क आ गया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया B। नाउ जॉइन OB। मैंने OB को ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास हो गई 1 सेंटीमीटर, दैट इज फ्रॉम पॉइंट A to B। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब अभी हम करते हैं एन ट्राइंगल। ओके, ये लाइन अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारा हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा था? हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया OB का स्क्वायर। बेस हमारे पास था 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। परपेंडिकुलर था हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 17, दैट इज OB। और ये स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो मेरे पास हो गया √17। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? √17। क्लास फिर ध्यान देना, अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि हमें ये √17 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारे कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ तक मेजर करेंगे और ये इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आया है इसे हम नाम देते हैं D और ये रिप्रेजेंट करेगा √17।
ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी, ये हमारा वेरिफिकेशन। सॉरी। सो क्लास, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसी तरह आपको रूट 26 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, रूट 26, तो आप इसे किस में ब्रेक करोगे, 25, ये वापस लाइन आ रही है, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, 25 + 1, 25 हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है क्लास। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.2। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 1.3। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, ये एक्सरसाइज थोड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सर कौन सा क्वेश्चन, लेकिन फिर कह रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 इज इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहला पार्ट आता है 36/100। 36 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 36 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल सा पता है 0.36। बस आंसर, सिंपल सा आंसर है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका कैसा है सर, टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हो गया, बस ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे क्लास 10th के अंदर एज इट इज वापस आएंगे। तो थोड़ा सा इस क्लास पे, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, क्लास 10th में डील करेंगे रियल नंबर्स के साथ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट हमें कहता है 1/11। तो मैं अब 1 को 11 से आपको डिवाइड करना है, कर दीजिए कोई बात नहीं। थोड़ी सी मुझे जगह ज़्यादा चाहिएगी, रीज़न आपको भी पता चल जाएगा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमारे 11 की टेबल में तो 1 नहीं आता, तो अब क्या करें। तो सर सबसे पहले हम लगाते हैं 0 पॉइंट लगाने के बाद आया मेरे पास 10। सर 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम क्या करें, यहाँ लगा एक 0 और ये लगा मेरे यहाँ पे भी 0। ठीक है, फिर हमने 11 को 100 से किया, सर 9 टाइम्स आता है हमारे। ठीक है सर, ये हमारे पास आया 99। अरे ये तो हमारे पास वापस रिपीट हो गया, 1 वापस आ गया। अब क्या करेंगे सर, वापस कीजिए, यहाँ पे एक 0 लगेगा। सर 10 अभी भी नहीं आता, तो ऊपर एक और 0 लगेगा। फिर हमारे पास क्या आएगा 100, वापस यहाँ पे आया 99, वापस मेरे पास 1 आ रहा है। तो इसका पैटर्न देखिए, मेरे पास क्या आ रहा है 09 चलता रहेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.09 बार। मैंने आपको बताया था जब भी कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, देखिए वर्ड इंग्लिश है, बार इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो वैल्यू बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दीजिए। जो वैल्यू बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दीजिए। और ध्यान रखना, जो वैल्यू रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है मेरे पास 1.233333, तो आप इसके आंसर में लिखोगे 1.23 के ऊपर बार। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.2333 ... तो इसको मैं लिखूंगा 1.3
1.23 बार, केवल 3 पे बार आएगा। ठीक है क्लास, तो ये हो गया मेरे पास। देखिए क्या ये खत्म हो रहा था क्या? नहीं, ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है 09 रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो गया रिपीटिंग। और अगर आप मेरी एक बात माने तो आप क्या करना कि जब भी आप ये डिवीजन लिखते हो या सॉल्व करते हो, इसे शो कीजिए ताकि टीचर को पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे ने सॉल्व किया है तब इसका आंसर आया है। तो आप इसको साइड में कहीं पे भी सॉल्व कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है यहीं पे सॉल्व करें, सेंटर में। अगर सेंटर में भी करते हो तो गलत नहीं होगा। आप सॉल्व कीजिए और टीचर को शो कीजिए, रिप्रेजेंट देम कि हाँ सर मैंने सॉल्व किया, ये मेरी मेहनत है और इस मेहनत के आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थर्ड पार्ट की तरफ। वैसे डिवीज़न है, मैं सारे तो नहीं करना चाहूँगा, बट देन ऑल्सो 4/1/8। अगर मैं 4/1/8 को मैं डायरेक्टली लिखूं तो इसका आंसर आएगा 4.125, क्योंकि 1/8 मुझे पता है 0.125 होता है। मुझे पता है 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, और ये 4 के साथ में है तो ये लग गया 4.125। आप इसको कैसे करोगे? 8 इंटू 4 टाइम्स कितना होगा? 32, 32 प्लस 1 ये हो गया मेरे 33/8। आप इसको सॉल्व कर सकते हो 33 डिवाइडेड बाय 8। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपकी आएगा, मेहनत आपकी होगी, मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन मैं इसे क्या कहता हूँ 4.125। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूँ? मैं लिख दूंगा टर्मिनेटिंग, बात खत्म। बस मैं तो इतना ही लिखूंगा ना सर कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर 5 के बाद खत्म हो गया, 5 के बाद आ नहीं रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये 5 के बाद वैल्यू नहीं आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? इसकी, इसी के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट चलिए आपके लिए कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा है 3/13। अब मेरी आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, ये डिवीजन आप लोग खुद करोगे, डिवाइड आप खुद कीजिए, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पास मैथ्स इजी कैसे होगी? ठीक है, तो इसका आपके आंसर क्या आएगा? देखिए 0.230769 रिपीटिंग। अब सवाल आता है सर ये कैसे आएगा? लीजिए मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। सवाल आता है सर आपको ये याद कैसे है? मेरे को ये याद कैसा है? बिल्कुल सही, ये याद की बात नहीं है बेटा। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस के बाद जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं माइंड में आंसर तो हमारे पहले ही चल रहा होता है। यही आपके जो टीचर्स होंगे, जो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे, जो आपके कोचिंग के टीचर्स होंगे, कोई भी टीचर, उनके साथ यही होता है। आपको काफ़ी बार लगता होगा हमारे टीचर आंसर घर से रट के तो नहीं आते। नहीं, रट के आने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना हम टाइम नहीं देते कि हम रटें इनको, ये हमें देखते ही याद आ जाते हैं। तब आपको क्या करना है? आपको करना है 3 को 13 से डिवाइड कीजिए। सर हमारे 13 की टेबल में 3 नहीं आता, तो ये मैंने लगाया 0, तो ये हो गया मेरा 13। 13 2 टाइम्स होता है मेरे पास 26, माइनस क्या मेरे पास पीछे आया 4। ठीक है, अब वापस 0 लग गया, वापस 0 लग गया। 13 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 39, पीछे क्या बच गया 1, और ये आया 3 टाइम्स। देख लीजिए आंसर मैच हो रहा है। अब 1 के पीछे मैंने लगाया 0। सर 13 की टेबल में 10 आता ही नहीं, तो यहाँ पे एक 0 लगेगा और यहाँ पे भी एक 0 लगेगा। अब 13 की टेबल में 100 से छोटा कौन सा था? 91। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। पीछे क्या बचा? 9 बचा। 9 के पीछे लग गया मेरे 0। अब कितना आएगा? 91 यहाँ था आया था, तो 90 से छोटा कौन सा हो जाएगा? 6 टाइम्स। 13 इंटू 6 कितना होता है? जल्दी बताइए। 13 इंटू 6 कितना होता है? 78। 78 माइनस कीजिए, क्या आएगा आपके पास? 12। कितना है आपके पास? 12। 12 के पीछे आप लगाइए 0, ये वापस आएगा आपके कितना? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स आ जाएगा आपके पास
1 1। ओके, आई थिंक वो वाला अभी तक हमें परेशान कर रहा है। हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी था ना, वो अभी तक हमें परेशान कर रही है, बट कल नहीं करेगी, डोंट वरी, कल नहीं करेगी, इसका मैं श्योर हूं। यहाँ पे आ गया मेरे पास 117, तो पीछे आ गया मेरे पास वापस 3। अरे सर, जहां से शुरू किया था वापस 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास 230769 और वापस 3 आ गया, वापस 0 लगेगा, तो ये वापस मेरे पास एज इट इज आता रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया 230.769। देखिए मैंने आपको पूरा डिवाइड करके बताया है, ये मैं नॉर्मली डिवाइड इतना शो नहीं करता, बट ये क्यों किया है, क्योंकि इसके पास हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू आने वाली थी, और रिपीटिंग वैल्यू जब आएगी इसके लिए बच्चों को थोड़ा तो समझाना पड़ेगा। तो इस बार मैंने आपको 6 डिजिट का रिपीटिशन कैसे शुरू होगा ये समझाया है, ये आपके सामने सॉल्व है। इसे कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में वापस से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस एंड रिपीटिंग, ठीक है सा। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास है 2/11। इसका आंसर होगा मेरे पास 0.18 बार, 0.18 बार। इसमें आप डिवाइड करके देखोगे तो पहले 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। ये क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर ये आपको कैसे याद था। याद कीजिए, हमारा पास जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में था 1/11, 1/11, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई थी 0.9। तो मैं 2/11 को क्या लिख सकता हूँ, 1/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 × 0.9 बार था मेरे पास। ये मेरे पास वैल्यू थी 0.09 बार, यहाँ पे हो गया 2 × 0.09 बार, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.18 का बार। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और अगर इतना कंसेप्ट कौन याद रखे, आप सिंपल सा सॉल्व कीजिए ना। मैथ्स में रट्टोफिकेशन मैं तो बिलीव ही नहीं करता, और ध्यान रखना बेटा क्लास, कभी लाइफ में मैथ्स में रटना नहीं। इवन आइडेंटिटीज तक डिराइव होती है। आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जब हम डील करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको लर्न करनी जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप उन्हें डिराइव करना चाहोगे तो वो डिराइव भी होगी, लेकिन हर बार आप डिराइव नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन के अंदर डिराइव करने लग गए तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए आपको वो याद भी होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगी। तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स पोर्शन की। सिक्स पोर्शन कह रहा है हमें 329 डिवाइडेड बाय 400, तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट छोटा है तो 1 से तो छोटा है, 0.8225, तो ये हो जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग। इसको आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। यू नो दैट 1/7, 1/7 किसके बराबर होता है, (0.142857 बार। पॉइंट के बाद 142857 वैल्यू रिपीट होती है। ये हमारा किसको डिनोट करता है, 1/7 को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैन यू प्रेडिक्ट
what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without actually doing the long division? If so, how? Okay class, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बाय 7 वैल्यू आपके सामने लिखी है, मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है. क्या मैं 2 बाय 7 को, क्या मैं 2 बाय 7 को 2 इंटू 1 बाय 7 लिख सकता हूँ, और 1 बाय 7 की वैल्यू है 0.142857 का बार. 3 बाय 7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 बाय 7 दैट इज 3 इंटू 0.142857. 4 बाय 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 बाय 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857. आप ये मत सोचिएगा ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में दी हुई है. 1 बाय 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है. फिर आता है 5 बाय 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 बाय 7 दैट इज 5 इंटू 0.142857. फिर हमारे पास आती है 6 बाय 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 बाय 7 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार. ठीक है क्लास, ये मैंने आपको 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 5 बाय 7 मैंने आपके सामने एज इट इज लिख लिए हैं. अब क्या करें सर, अब देखिए क्या करना है. अब मेरे को करना है इसको मल्टीप्लाई. इसके मल्टीप्लाई के अंदर एक फंडा है, देखिएगा आप, बहुत अच्छा सा लगेगा आपको, इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन भी करना नहीं पड़ेगा. देखिए क्या है इसके अंदर, 0.14 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 4 को 2 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.285714. अब सवाल आता है सर आपने 2 से इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो देखिए आप थोड़ा सा पैटर्न समझिए. अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2, और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मेरे पास आएगा 8, और ये 2 8 आपको यहीं पे मिल जाएगा, और ये 2 8 आपको यहीं पे मिल जाएगा. तो आपकी वैल्यू कैसे चलेगी, 285714, ये हमें मिल गया, इसके ऊपर बार आ जाएगा एज इट इज. अगर आपको पहले में समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरे में समझाने की कोशिश करता हूँ. इसमें हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 0.14, 14 इंटू 3 कितना होता है, 14 इंटू 3 कितना होता है, 14 14 28, 28 प्लस 14 42. तो हम क्या लिखेंगे 0.42. तो ये देखिए 42857, पीछे जो वैल्यू बची 1, ये आ गया इसके ऊपर बार. मुझे कोई कैलकुलेशन करने की मतलब नहीं है, मैं सिर्फ शुरुआत का आगे की वैल्यू का मल्टीप्लाई करूंगा. जैसे देखिए वापस बता रहा हूँ, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मेरे पास आएगा 42. तो देखिए इसके अंदर कहीं 42 मिल रहा है, हाँ जी 42 मिल रहा है, लिख दीजिए, क्या टेंशन है, लिख दीजिए. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 14 मल्टीप्लाई किससे है, 4, तो 14 14 28 28 28 5 6. अब देखिए जब इसके आगे वैल्यू एक और आएगी तो ये वैल्यू 5 5 को देखो, ये डेसिमल में वैल्यू चल रही है और कंटिन्यू चले जा रही है. 5 6 के आगे मेरे पास वैल्यू आएगी, अगर पॉइंट में थोड़ा और ऐड होता रहेगा तो ये आ जाएगा 5 7. तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, देखिए 4 इंटू 14 कितना आ रहा है 5 6, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 5 7. और ये जब आगे डेसिमल में आगे और डेसिमल मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो ये जो 0.56 है ये 0.57 में हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0.57, फिर क्या बचे 1428, इसके ऊपर भी बार बना दीजिए.
ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, सर 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, 5 14 से होता है मेरे पास 70, कितना होता है 70, 70 के आगे डेसिमल थोड़ा और जुड़ता रह जाएगा तो वो हो जाएगा 71, तो ये मेरे पास हो गया 0.71, ये रहा 7 14285 एज इट इज रिपीट हो गया, ये सुन लो। 14 इंटू 6 या 6 इंटू 0.14 मेरे पास आएगा, क्या आएगा 84.84, तो ये हो गया मेरे पास 0.84, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 85 में, 857142, सो दिस विल बी माई आंसर। इसके अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब याद ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए याद ना करें, ये वैल्यूज अपने आप आएगी। मैथ्स में याद नहीं करते पाप लगेगा, ध्यान रखना एक बात, मैथ्स में याद नहीं करते, मैथ्स में चीज़ों को समझा जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन आते आपके पढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आए, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ ये समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, हमें याद नहीं करना है, मैथ्स में याद नहीं करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। ओके क्लास, now we are heading for the question number 3, the most important question, the most important question। the most important क्यों है समझिए, अभी रीजन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q is not is equal to 0। आपके पास वैल्यू दे रखी है 0.6 बार, आपको इस वैल्यू को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आप मेरी बात सुनिएगा क्लास, ये क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट से अगर आप करोगे तो आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, हम इसको जो आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है आप उसी तरीके से करना, आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं क्लास, इस क्वेश्चन को हम हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग रख देते हैं। बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आने के 90% चांसेस बनते हैं तो इसी क्वेश्चन का बनता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक जो मैंने कराया है प्लीज़ रिवाइज करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये सारे पैटर्न बेसिक कंसेप्ट यूज होने लग जाएंगे। सो विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।